वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 10 जून 2020। स्वागत है आप सभी लोगों का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। जो सर ये डिस्कशन करते हैं आज वो उपस्थित नहीं है, तो ये डिस्कशन आज मैं कंटिन्यू करूंगा। चलिए देख लेते हैं कि आज ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल बताता है कि कोविड-19 के बावजूद जो रिलीजियस प्लेसेस ओपन किए जा रहे हैं ये किस प्रकार से एक फॉल्टी डिसीजन है। ये जो सेंटर में आर्टिकल है ये रेसिज्म पर बेस्ड है। वैसे तो इस आर्टिकल में रेफरेंस अमेरिका की उसी घटना का लिया गया है जिसके बाद वहाँ पर एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो गया है रेसिज्म के खिलाफ। हालांकि इस आर्टिकल में जो अमेरिका स्पेसिफिक बातें होंगी या फैक्ट्स होंगी मैं उन्हें एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि वो हमारे काम के नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें रेसिज्म के बेसिक्स के ऊपर हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल बताता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि दिल्ली में वहाँ के हॉस्पिटल्स में जो दिल्ली के रेसिडेंट्स हैं उन्हीं का इलाज किया जाएगा, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस डिसीजन को उलट दिया। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से एक फॉल्टी डिसीजन रहा। यहाँ पर यह आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है। इस आर्टिकल पर तो हम बहुत ही डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला आर्टिकल द एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म। पेपर 1 से टॉपिक को जोड़िए सोशल एम्पावरमेंट वाले पार्ट से। राजीव भार्गवा के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। स्टार्ट करते हैं। देखिए रेसिज्म ने एक बार फिर से अगली फेस ले लिया है पब्लिक व्यू में। एक बार फिर से रेसिज्म के ऊपर बहुत ही तीखी चर्चा होने लगी है। ऐसा तब हुआ जब जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की सांस ना ले पाने की वजह से मौत हो गई क्योंकि उसके गर्दन के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा पैर रखकर दबाया गया था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जहां पर स्लेवरी को अपोज किया जाने लगा। इस मूवमेंट में ना केवल ब्लैक्स जो कि एफ्रो अमेरिकन ओरिजिन के हैं बल्कि वाइट्स ने भी इक्वली पार्टिसिपेट किया। मोर एंड लेस ये मूवमेंट जो चल रहा है वो अभी तक पीसफुल ही है। कई सारी जगहों पर कुछ एक वायलेंस की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। देखिए अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, अगर आपने इसे विश्व इतिहास में पढ़ा है तो 1861 से लेकर 65 के बीच में 4 सालों तक ये सिविल वॉर चला। इन बिटवीन जो स्लेवरी थी उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एक सिविल राइट मूवमेंट भी चला जिसमें कोशिश की गई कि डिग्निटी इक्वलिटी इसको स्टैब्लिश किया जाए और जो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन या फिर वायलेंस ब्लैक्स के अगेंस्ट चलता आ रहा है उसे समाप्त किया जाए। देखिए यहाँ पर जो राइटर हैं वो कहते हैं कि उनका जो सोल फोकस होगा वो रेसिज्म पर ही होगा, लेकिन उसके पहले वो ये बताते हैं कि रेसिज्म क्या नहीं है, हमारा जनरल परसेप्शन रेसिज्म को लेकर क्या होता है और कहाँ पर हम गलत होते हैं। यहाँ पर वो इस पॉइंट को ओवर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कई सारी डिटेल्स देखते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा होती है, किसी ग्रुप के बारे में चर्चा होती है, तो हम उसका पास्ट, फ्यूचर और उसके स्किन का कलर सब कुछ नोटिस करते हैं और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स किसी भी व्यक्ति का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंक्लूडिंग उसके स्किन का कलर, उसको मेंशन करना रेसिस्ट नहीं कहा जा सकता। जो एक अच्छा राइटर होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी वो डिस्क्रिप्शन दे अपने कैरेक्टर का तो वहां पर वो उसके फिजिकल फीचर को डिटेल से एक्सप्लेन करे इंक्लूडिंग उसके स्किन का कलर। लेकिन ये आइडिया ऑफ रेस नहीं है, ये आइडिया ऑफ रेस नहीं है। रेसिज्म की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। उदाहरण के तौर पर जो इंडियन एपिक है महाभारत, उसमें जब भगवान कृष्ण का डिस्क्रिप्शन मिलता है तो उसमें उन्हें श्याम वर्ण का बताया गया है, जिसे आप सांवला कह सकते हैं, काला कह सकते हैं। तो ये श्याम वर्ण का डिस्क्रिप्शन देना आप इसे रेसिस्ट नहीं कह सकते, जिसका मतलब डार्क स्किन होता है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन का कोई इवैल्यूएटिव कैनोटेशन नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के कलर को लेकर कॉन्शियस हैं तो ये तो एक बहुत इनोसेंस वाली बात हो गई कि आपको इस बात की भी चिंता है कि सामने वाले का कलर क्या है। आपने भगवान कृष्ण से संबंधित ही एक गाना जरूर सुना होगा कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। व्हाट डज इट इंप्लाई कि भगवान कृष्ण राधा के कलर को लेकर कॉन्शियस हैं। तो यहां पर ये तो एक इनोसेंस वाली बात हो गई। वी कैन नॉट कॉल इट रेसिस्ट और वी कैन नॉट कॉल इट आइडिया ऑफ रेसिज्म। देन आइडिया ऑफ रेस है क्या, यहां पर सवाल आता है। आइडिया ऑफ रेस का मतलब यह है कि कई बार हम किसी व्यक्ति के स्पेसिफिक बॉडीली फीचर्स को, जैसे कि उसका कलर, उसके नाक का शेप, उसकी आंखें, उसके होठ, इन सभी चीजों को एक साथ क्लम्प कर देते हैं, जोड़ देते हैं और फिर इन्हीं सब आधारों पर ग्रुप ऑफ पीपल को अलग करके क्लासिफाई कर देते हैं कि ये ग्रुप के लोग हैं जिनका कलर ये होता है, इनके नाक का साइज ये होता है, आंख और लिप्स का साइज ये होता है, ये एक अलग ग्रुप है और उन्हें हम एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल क्लस्टर में क्रिएट कर देते हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि ये जो फीचर्स हैं वो इंटर जेनरेशनली ट्रांसमिट होते रहते हैं। मतलब जो शेप या जो फीचर्स एक पिता के हैं या माता के हैं वही उसके बच्चे को भी मिल जाएंगे और यहां से आइडिया ऑफ रेस की शुरुआत होती है। जब इन बायोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर हम ग्रुप ऑफ पीपल को अलग कर देते हैं, डिस्टिंक्ट बना देते हैं
और ये कॉमन बायोलॉजिकल डिसेंट बन जाता है, मतलब वंशानुगत तौर पे आगे जाता रहता है। देखिए जो प्रत्येक रेस होती है, ईच रेस, उसमें कुछ फंडामेंटली परमानेंटली फीचर्स पाए जाते हैं जो बाकियों से थोड़े अलग होते हैं। और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये इनेट होते हैं और इंडेलिबल होते हैं। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, वो जन्म से ही मिल जाते हैं, और इंडेलिबल होने का मतलब यह है कि वो अमिट है। किसी व्यक्ति का जो फीचर है, जो उसके आंख, नाक या फिर होठों का शेप है, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो उसे उसके माता पिता से मिला है। और ये आइडिया ऑफ रेस की शुरुआत करता है। जो आइडिया ऑफ रेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। कई बार अटेम्प्ट किए गए हैं 1930 के दौरान स्पेसिफिकली कि इसके साइंटिफिक बेसिस को एक्सप्लेन किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि इसका एक साइंटिफिक फाउंडेशन है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति अगर ब्लैक है तो है, अगर उसके होठ, नाक या फिर आंखों का साइज कुछ है तो है, क्योंकि वो उसे बायोलॉजिकली मिला है या उसका एक पूरा प्रॉपर साइंटिफिक फाउंडेशन है। इस वजह से उस व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट करने का कोई कारण नहीं बनता। काफ़ी प्रयास किया गया 1930 के दौरान कि इन बातों को लोगों को एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है कि उसके बाद भी इसमें कोई सुधार आया हो। हम लोगों को ये भरोसा नहीं दिलवा पाए, जो कि वास्तव में सही है, कि यहाँ पर कोई ह्यूमंस के भीतर कोई रेस नहीं है। हम सभी एक सेम लिनियज से बिलोंग करते हैं। ह्यूमंस के अंदर कोई रेस नहीं है, रेदर हम सभी ह्यूमन रेस से बिलोंग करते हैं। वेरियस साइंटिफिक बैकग्राउंड के बावजूद हम इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए किसी व्यक्ति के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कुछ बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉल्टी हैं, गलत हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उसके आँख, कान, नाक का जो शेप है या फिर उसका जो कलर है, उसके बेसिस पर हम उसका कैरेक्टर, बिहेवियर, उसका कल्चर या उसकी एथिक्स को जज करने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति अगर ब्लैक है तो निश्चित तौर पर ये क्रिमिनल मेंटेलिटी का होगा या फिर ये गलत व्यवहार करेगा। ये व्यक्ति व्हाइट कलर का है तो ये सिविलाइज्ड होगा। कोई व्यक्ति ये नोशन भी रख सकते हैं कि ये व्यक्ति व्हाइट कलर का है तो ये शोषण करने वाला होगा, एक्सप्लॉयटेटिव होगा। तो इस तरीके का नोशन हम किसी व्यक्ति के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कलर के बेसिस पर जोड़ लेते हैं। ये तो पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जो रेशियल कल्चर है उसने एक हायरार्कियल अरेंजमेंट तैयार कर लिया है। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग ब्लैक कलर के हैं या जो ब्लैक्स हैं उन्हें इस सोशल हायरार्की में हम नीचे मानते हैं। जो पहले ऊपर पहुंच गया वो पहुंच गया, जो टेक्नोलॉजिकली या फिर सिविलाइजेशन के बेसिस पर सुपीरियर हो गया वो हो गया। ये हायरार्की जो बन गई है ये भी काफ़ी गलत है। मतलब ये ब्लैक्स हैं तो ये हायरार्की में नीचे हैं, ये व्हाइट्स हैं तो ये हायरार्की में ऊपर हैं। ये जो सेंटिमेंट हमने जोड़कर रखा हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा फॉल्टी है। तो अब ओवरऑल रेसिज्म क्या है? आइडिया ऑफ रेस तो हमने देख लिया, रेसिज्म का क्या मतलब होता है। रेसिज्म एक तरीके की सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं। यहां पर क्या है? रेसिज्म क्या है? सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी या फिर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें हम किसी व्यक्ति की बायोलॉजी के बेसिस पर उसे ऊंचा या फिर नीचा बताने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेसिज्म क्या है? सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी व्यक्ति के बायोलॉजी के आधार पर उसे ऊंचा या फिर नीचा बताने लगते हैं। यहां पर केवल परमानेंट ग्रुप हायरार्की नहीं होती है, बल्कि एक स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है जिसमें हम पार्टिकुलर रेस को नीचे या फिर ऊपर बताने का प्रयास करते हैं। कई बार तो कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज को हम इतना नीचे बताने लगते हैं कि उन्हें छूना भी अवॉइड किया जाता है। अगर हम उनके कांटेक्ट में आ गए तो इसे कंटेमिनेटिंग या फिर पोल्यूटिंग माना जाता है कि अगर हम इन्हें छू लेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, इसीलिए इनके कांटेक्ट को या तो अवॉइड किया जाता है या फिर मिनिमम रखा जाता है। अब देखिए, एक तो रेसिज्म में कुछ कम्युनिटीज़ को बहुत इन्फीरियर बता दिया जाता है, और ये जो इन्फीरियोरिटी है ये भी दो तरीके की होती है। ये जो इन्फीरियोरिटी है ये दो तरीके की कैसे होती है? देखिए, एक तो जो इन्फीरियोरिटी है उसमें ऐसा माना जाता है कि ये लोग इतने ज़्यादा इन्फीरियर हैं कि हम इनके साथ रह ही नहीं सकते। एकमात्र विकल्प ऐसा है कि इनको जड़ से मिटा दिया जाए या जान से मार दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा नाजी जर्मनी में हुआ, वहां पर ज्यूस को इतना ज़्यादा इन्फीरियर बताया गया कि उनका होलोकॉस्ट किया गया, मतलब उनको बहुत बड़ी संख्या में एक साथ जान से मार दिया गया। दूसरा टाइप ऐसा होता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि ये लोग इतने इन्फीरियर हैं कि इन्हें कंट्रोल किया जाए, सबऑर्डिनेट किया जाए या फिर एनस्लेव किया जाए। और जो एंटी ब्लैक रेसिज्म है जो काफ़ी मुद्दा बना हुआ है आजकल ग्लोबल लेवल पे, वो इसका ऑब्वियस एग्जाम्पल है। तो एक तो कुछ रेसेस को या फिर कुछ काइंड ऑफ पीपल को इन्फीरियर माना जाता है, और उसमें जो इन्फीरियोरिटी है वो भी दो टाइप की है। एक टाइप की तो ऐसा कि इनको खत्म कर दिया जाए, दूसरा ऐसा कि इनको सबऑर्डिनेट करके रखा जाए। तो दोनों के एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए। यहाँ पर कंक्लूजन में ये बात बताई गई है कि निश्चित तौर पर जो गुड एजुकेशन है वो रेसिज्म को डिसमेंटल करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन ये भी
छुपी हुई बात नहीं है कि यह हमारे सोशल स्ट्रक्चर, हैबिट्स या प्रैक्टिसेस में या इंस्टीट्यूशन में कुछ इस तरीके से बस गया है कि ये इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो काफ़ी वल्नरेबल हैं इस चीज़ को लेकर, और इसीलिए जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उन्हें कई बार इस तरीके की समस्या को फेस करना पड़ता है। वो कई तरीके के हर्डल्स फेस कर रहे हैं अपनी गुड लाइफ को अटेन करने को लेकर, इसीलिए उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इससे बच पाएँ। केवल एक पीसफुल मूवमेंट ही और जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म है उसकी समाप्ति ही इसका एक रास्ता हो सकता है। जैसे वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है उसकी बिगनिंग कुछ इस प्रकार से हुई थी कि स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए पहले उनका इस्तेमाल किया जाता था। बाद में जब स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया तो उसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो पुलिस का सिस्टम है उसकी मेंटेलिटी में अभी भी रेसिज्म छुपा हुआ है, जो कि कई बार देखने को मिल जाता है। तो हमें इसका जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो भी समाप्त करना होगा, और तभी जाकर हम रेसिज्म की इस समस्या से निजात पा पाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला आर्टिकल, फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व। पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। आर सुकुमार का ये आर्टिकल है। यहाँ पर देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ बातें की गई हैं। पूरी दुनिया कोविड-19 को फेस कर रही है जो कि एक पेंडेमिक है। राइटर कहते हैं कि जिस प्रकार से हमने कोविड-19 में अलर्टनेस दिखाई, वैसे ही अलर्टनेस हमें क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर भी दिखानी चाहिए। वो कहते हैं कि 2 इंटर रिलेटेड कर्व्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एज के शुरू होने के बाद जो पहला कर्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने को लेकर है। जैसे कर्व आप इस तरीके से बना सकते हैं, पहले जो एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन था वो कम था, ये धीमे धीमे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो मतलब ये एक अपवर्ड कर्व हमने देखा CO2 का जो एमिशन था उसको लेकर। दूसरी जो बात है CO2 को, या फिर आप ओवरऑल सारी ग्रीन हाउस गैसेस ही कह लीजिए। दूसरा है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इसका भी ऐसा कर्व बनेगा। पहले टेम्परेचर कम था और ये टेम्परेचर धीमे धीमे ऊपर चला जा रहा है। तो एक तो CO2 का कर्व ऊपर जा रहा है और दूसरा जो टेम्परेचर का कर्व है वो भी ऊपर जा रहा है। CO2 का लेवल कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है और जो टेम्परेचर है वो भी एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, या फिर CO2 के साथ साथ सारी ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? देखिए, एक्चुअली में जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर ऐसी फसलों को उगाने के लिए जिसमें वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, हरे कलर से उसे पैक कर दिया जाता है। अगर आपने जो सनरेज आती हैं उसका एक फॉर्मूला कभी पढ़ा हो, विब ग्योर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन है वो बीच में आता है। मतलब इसकी जो वेवलेंथ है ये ना तो बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम, इसीलिए ये आसानी से हरे रंग के पर्दे को पार करके आ जाती है लेकिन पूरी निकलती नहीं है। तो वहाँ पर एक वार्म क्लाइमेट बन जाता है और इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो भी गैस इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट करती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस, उन्हें भी ग्रीन हाउस गैस ही बोल दिया जाता है क्योंकि वो ग्रीन हाउस जैसा इफेक्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 कर्व की बात हम कर रहे थे। पहले कर्व पे चर्चा करते हैं जो कि CO2 के एमिशन लेवल से जुड़ा हुआ है। जो CO2 कर्व है वो 18,000 साल पहले कुछ ऐसा था कि 200 पार्ट पर मिलियन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में था। कंपैरेटिवली कोल्डर थी अर्थ उस समय। उसके बाद 11,500 साल पहले ये 270 ppm तक आ गया, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर गर्म हुआ और ये वही समय था जब धरती पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। पिछले 10 लाख सालों का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो कभी 280 या 300 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा नहीं गया है। इनफैक्ट ये एज एवरेज 200 पार्ट पर मिलियन के आसपास ही रहा है। पिछले 10,000 सालों की अगर आप बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 280 पार्ट पर मिलियन रहा। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, हमने जंगलों को जलाया और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले 10,000 सालों में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन था वो 280 ppm के ऊपर नहीं गया था, और वर्तमान में 2018 का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 407.4 पार्ट पर मिलियन है। आप समझ सकते हैं कि हमने कितनी गड़बड़ चीज कर दी है। यहाँ पर देखिए शुरुआती दौर में जो कॉन्सेंट्रेशन था बाई टन, मतलब टन के आधार पर 0.2 बिलियन टन हुआ करता था CO2 एमिशन। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, 1850 की बात चल रही है जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, और 2018 में जो एनुअल एमिशन है वो बढ़कर 36 बिलियन टन हो चुका है। अगर इतना एमिशन एटमॉस्फेयर में रुक जाए ना तो समझिए हम खत्म हो चुके होते। लेकिन ये तो काइंडनेस है हमारे एटमॉस्फेयर की कि आधे से ज़्यादा जो CO2 एमिशन है उसे एटमॉस्फेयर खुद ही सैनिटाइज कर देता है। जो पौधे होते हैं वो उसे सोख लेते हैं या समंदर उसे सोख लेता है। अगर ऐसा ना हो
तो हम सब इतना जो CO2 का एमिशन है वो झेल नहीं पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक तो जो नेचर है उसने हमारे साथ अच्छा बर्ताव ही किया है। दूसरे कर्व की बात करें जो कि ग्लोबल वार्मिंग से एसोसिएटेड है, तो 1850 के बाद की अगर आप बात करें तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो धीमे धीमे गर्म होने लगा, लेकिन इस बारे में कुछ सीरियस बात तब भी नहीं की गई। 1975 के बाद जो ग्लोबल टेम्परेचर का ग्राफ है वो तेजी से ऊपर गया और 2015 में पिछले 100 साल की तुलना में जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। जब क्लाइमेट मॉडलर्स थे उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि अगर इसी तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा तो इस शताब्दी के खत्म होने तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और वो टेम्परेचर हम झेल नहीं पाएंगे। जो क्लाइमेट चेंज है उसमें सिर्फ वार्मनेस नहीं आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं आ रही है, बल्कि उसके साथ कई और चीज़ें जुड़ी हुई हैं वेदर के कंपोनेंट, जैसे कि अनयूजुअल रेनफॉल, ह्यूमिडिटी या फिर विंड स्पीड। इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कई तरीके के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस या इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइक हरिकेन्स, हीट वेव्स और ड्रॉट। ये अचानक से कहीं भी अनइवन तरीके से आ रहे हैं। कोई भी ऐसा सिंगल इवेंट नहीं जिसे हम सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हों, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम केवल टेम्परेचर चेंज पर ही फोकस करें तो 2003 में यूरोपियन हीट वेव ने 70,000 लोगों की जान ली। इसके अतिरिक्त 2019 में अमेजन के जंगलों में जो आग लगी और 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी वो अनप्रेसिडेंटेड था। बहुत हाई लेवल का डिवास्टेशन हुआ। इसे भी क्लाइमेट चेंज के या ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट के तौर पर ही देखा जा रहा है। जो क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, उसने इंडिया को वार्निंग दी थी लास्ट ईयर। ये बोला था कि जिस तरीके से एवरेज समर टेम्परेचर इंडिया में बढ़ रहा है ये हर स्टेट में आने वाले कुछ समय में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। एक्सट्रीमली हॉट डेज की अगर हम गर्मियों में बात करें, एक्सट्रीमली हॉट डेज उन डेज को माना जाता है गर्मियों में जहां पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। 2010 में गर्मियों में इन दिनों की संख्या महज 5 हुआ करती थी। 2050 तक इन दिनों की संख्या 15 हो जाएगी और सन 2100 तक 42 दिन ऐसे होंगे जहां पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा। इसके कई सारे नुकसान होंगे। मॉडरेट एमिशन लेवल को अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, जहां पर टारगेट है कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकेंगे। हालांकि जिस तरीके से काम हो रहा है लग नहीं रहा है कि हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। जो मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज दिया जाता है वो ये है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को कर्व करेंगे तो हम जो इकोनॉमी है उसे बेहतर नहीं कर पाएंगे। नेचर मैगजीन में जो आर्टिकल 2019 में छपा था उसमें फाइनेंशियल डायमेंशन टैकल किया गया था कि किस प्रकार से हम क्लाइमेट क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं, जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इकोनॉमी अफेक्ट होगी अगर हम GHGs को यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने का प्रयास करेंगे। तो इसमें यह एक्सप्लेन किया गया कि जो वेल्दी नेशंस हैं जिनके पास पैसे हैं वो लगभग हर साल $500 बिलियन खर्च करते हैं एमिशन को कम करने के लिए। ओवरऑल $2.4 ट्रिलियन खर्च किए जाते हैं या फिर खर्च किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी 2035 तक हमें अपनी एमिशन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ताकि हम जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसका 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाएं। और ये ग्लोबल GDP का अप्रॉक्सीमेटली 2.5% है। अगर आप ऑलरेडी इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो कितना नुकसान हो जाएगा अगर हम इसे कम करने का प्रयास करें। तो मनी रिलेटेड इश्यूज पर जब बात हो रही है तो हम वेल्दी नेशंस की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उन्होंने ये भी फैसला किया 2009 के UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कि 2020 तक वो एक साल करके $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे पुअरर कंट्रीज को, ताकि क्लाइमेट चेंज को ना केवल मिटिगेट किया जा सके बल्कि एडाप्टेशन में काम हो सके। मिटिगेशन का मतलब कि हम उसे रोकें और एडाप्टेशन का मतलब यह है कि जो स्थितियां बदल रही हैं हम उसके अनुरूप खुद को ढाल लें। 2017 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। केवल $71 बिलियन अभी तक इन रिच कंट्रीज ने दिया है। $100 बिलियन का टारगेट था 2020 तक, उसमें भी 20% से भी कम पैसा एडाप्टेशन पे खर्च हुआ है। ज़्यादातर जो पैसा है उसको बहुत अलग तरीके से दिया गया है। देखिए 2015 का जो पेरिस समिट ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें इंडिया जैसे कई सारे देशों ने जो एड दी गई है उस पर क्वेश्चन मार्क रेज किया। इन्होंने बोला कि जो पैसा दिया जा रहा है ये डेवलपमेंटल फंड के नाम पे दिया जा रहा है और कई बार तो ये लोन के नाम पर दिया जा रहा है जिसे कंट्रीज को रीपे भी करना होगा, और इसे ये बोलते हैं कि हमने जो कमिट किया था 2009 में हम उस रूप में आपको दे रहे हैं, जबकि पुअर कंट्रीज को इसे रिटर्न भी करना पड़ेगा, वापस भी करना पड़ेगा। जो रिच कंट्रीज हैं जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, बहुत कम संभावना है कि वो 2020 तक $100 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है उसे अचीव कर पाएंगे। इसकी संभावना न के बराबर लग रही है। कोविड-19 ये जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से पूरे दुनिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो रुक सी गई।
पूरी दुनिया लगभग थम सी गई, जिसके बाद क्लाइमेट चेंज कर्व में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, कार्बन एमिशन थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन ये कब तक ऐसा रहेगा, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोविड-19 हमें कब तक परेशान करता रहेगा और कब तक ग्लोबल इकोनॉमी रुकी रहेगी। उसके बाद तो फिर से वही हालत हो जाएगी। कोविड-19 ने दुनिया भर में एक अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स अवेल किया। इस महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश एक बार बहुत तेजी से एक्टिव हुए। अब ये तो केवल एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो किसी व्यक्ति के मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, उसके सोचने का तरीका, मेमोरी, परसेप्शन। अब ये तो वही बता सकते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से कोविड-19 की तुलना में कई गुना ज़्यादा नुकसान लगातार कई सालों से होता आ रहा है, तो हमने उस ओर इतनी अलर्टनेस से ध्यान क्यों नहीं दिया जिस अलर्टनेस से हमने कोविड-19 की ओर ध्यान दिया। शायद इसका खतरा इमीडिएट था। इसलिए यहाँ पर देखिए, विशफुली हम ये सोचते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम बिलियंस ऑफ टन CO2 को एटमॉस्फेयर से खींच के किसी सेफ जगह पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो बहुत स्लो है और बहुत ज़्यादा महंगी है। तो कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है कि GHG एमिशन को कम करने का कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है। जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्हें सस्टेनेबल प्लैनेट तैयार करना होगा अर्थ को, जो कि इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस के बेस पर तैयार की जाए। यहाँ पर दुनिया भर के लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माइंडसेट में बदलाव लेकर आएँ और जिस प्रकार से हमने कोविड-19 को रिस्पॉन्ड किया, हमें उसी प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है उसे भी रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगला आर्टिकल, रॉन्ग प्रायोरिटीज़। GS पेपर 3 से आप इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। रॉन्ग प्रायोरिटीज़। अभी हाल ही में फैसला किया गया कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वर्शिप के, उन्हें खोल दिया जाएगा। अनलॉक 1 शुरू हो चुका है इंडिया में, जिसके तहत कई तरीके के जो शॉप्स हैं या फिर रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको रीओपन किया जा रहा है। अब पेंडेमिक के दौरान ऐसा किया जाना कई तरीके से अनुचित लग रहा है। पब्लिक वर्शिप लोगों के लिए कंसर्निंग मुद्दा रहता है, लेकिन क्या इस स्थिति में ऐसा किया जाना चाहिए? जो US के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हाल ही में USA में एक सर्वे किया 200 लोगों पर, जिसमें उनसे पूछा गया कि वो रिलीजियस प्लेसेस पर कब जाना पसंद करेंगे। 43% लोगों ने माना कि वो रिलीजियस प्लेसेस पर अगेन जाने में 3 महीने से 1 साल का समय लेंगे और 43% लोगों ने ये बोला कि वो तो 1 साल के बाद ही किसी रिलीजियस प्लेस पर जाएंगे। जो मास रिलीजियस गैदरिंग होती है वहाँ पर हम सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पाते हैं। काफ़ी मुश्किल होता है ऐसी जगहों पर इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई-पास, डिस्टेंस मार्किंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद तो कोविड-19 का खतरा बना ही हुआ है। इन दैट केस अगर हम सोशल गैदरिंग या जो रिलीजियस गैदरिंग है उसे अलाउ कर देते हैं तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। ये तो अच्छी बात है कि कुछ टेम्पल बोर्ड्स, चर्चेस और इस्लामिक रिलीजियस बॉडीज़ ने ये डिक्लेयर कर दिया वाइजली कि हम तो बंद ही रखेंगे, चाहे सरकार ने भले ही हमें अलाउ कर दिया है। इंडिया 5 मोस्ट वायरस अफेक्टेड नेशंस में आ चुका है। ऐसी स्थिति में हम मास ट्रांसमिशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हमारी प्रायोरिटी आज क्या है, हमें डिसाइड करना होगा। हमें अपनी जो क्रिपल्ड इकोनॉमी है उसे सेफली रिवाइव करना है। इन दैट केस पैरेलली हमें जो एपिडेमिक है उससे भी लड़ना है। तो इस तरीके का जो एक्शन है उसे जिम्मेदारी भरा तो नहीं कहा जा सकता। जहां एक और अनलॉक डिक्लेयर किया गया है, वहीं दूसरी ओर जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हेल्थ वल्नरेबिलिटी उन लोगों को ज़्यादा है जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, लाइक डायबिटीज़। ऐसी स्थिति में हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। WHO ने वार्न किया है कुछ देशों को, लाइक इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कि यहाँ पर केसेस के एक्सप्लोड होने की संभावना है। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, हमें उन्हें प्रोडक्टिव कामों में डिवोट करना चाहिए और अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना चाहिए कि आखिर वर्तमान में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या टेम्पल्स और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चर्च या फिर मॉस्क, उन्हें ओपन करना क्या हमारी प्रायोरिटी है? वी शुड डिसाइड इट। तो ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर कवर हुआ। अगला आर्टिकल, क्रॉसिंग द लाइन। GS पेपर 2 से टॉपिक को जोड़ सकते हैं हेल्थ वाले टॉपिक से। यहाँ पर बात की गई है कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया या एक अनाउंसमेंट किया कि जो कोविड-19 ट्रीटमेंट है दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में या कुछ गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल में, वहाँ पर उन्हीं लोगों का इलाज किया जाएगा जो दिल्ली का रेसिडेंस प्रूफ कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, उन्होंने एक ऑर्डर पास करते हुए उनके इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। उन्होंने बोला कि राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है। उन्होंने ये बोला कि अगर हम किसी व्यक्ति को ट्रीट करने से इनकार करते हैं तो ये ना केवल इनसेंसिटिव है बल्कि इरिस्पॉन्सिबल काम भी होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डायरेक्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को इलाज देने से इनकार नहीं किया जाएगा। देखिए, मूवमेंट का उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं जो आसपास के रीजन में रहते हैं, तो वो ऐसा करके जो मूवमेंट है उसे भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे।
मोमेंट पर रिस्ट्रिक्शन एक क्रूशियल टूल होता है किसी भी पेंडेमिक को मैनेज करने को लेकर, लेकिन इसे जस्टिफिएबल बनाए जाने की आवश्यकता है। हज़ारों लोग जो बॉर्डर है वो क्रॉस करते हैं अपनी ज़रूरतों को लेकर या कई बार हेल्थ की सर्विसेज अवेल करने के लिए भी। यहाँ पर संभावना रहती है कि जो इन्फेक्शन की ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी ऐसी सिटीज़ में जहाँ पर ये जो ट्रैवल है वो हो रहा है। ये आर्टिकल दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप भी लगाता है कि जहां एक और दिल्ली में इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं वहां की सरकार इस पर से अटेंशन हटाने का प्रयास कर रही है। एट द सेम टाइम उन्होंने टेस्टिंग को भी काफ़ी कम कर दिया है। 2 जून को जो टेस्टिंग हुई वो 6000 थी, 7 जून को ये घटकर 5000 और 8 जून को ये घटकर 3700 हो गई। तो ऐसा करने के बाद तो जो केसेस हैं उनकी संख्या गिरेगी, बट एक्चुअली में हमें रियल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे। जो दिल्ली है वहाँ पर अभी भी जो नेशनल एवरेज है उससे ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन इस बात को भी हमें समझना होगा कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया के एवरेज से 30 टाइम्स ज़्यादा है। तो दिल्ली को वर्तमान में और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ना कि इस प्रकार के किसी एक्शन को लेने की ज़रूरत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।